हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का गणित का वर्ष 2024 का प्रश्न पत्र जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसके आगे हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 11 तक सभी प्रश्नों का हल देख चुके थे। तो यदि आपने अब तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो के पार्ट 1 को देख सकते हैं। वहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 11 के सभी प्रश्नों को, यहाँ तक कि जो अथवा में दिए गए उन प्रश्नों का हल भी देखा है। तो इस वीडियो को हम शुरू करें इससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो अभी हमें यहाँ पर दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी पहले से दी गई है और यहाँ हमें y का मान, यहाँ जो y अज्ञात राशि इसका मान निकालना है। तो अभी तक जो सूत्र हम उपयोग कर रहे थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, वो था करनी के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। तो यहाँ पर जो उत्तर आता था वो हमें पहले से दिया गया है, हमें केवल जो अज्ञात राशि है, जो y निर्देशांक है, वो हमें ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं हम इसे। तो यहाँ पर बिंदु P और Q के बीच की दूरी हमें पहले से दी गई है 10 मात्रक, यानी जो बिंदु PQ है वो 10 मात्रक की दूरी पर है। तो जो सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वो ये है, करनी के अंदर x2 ऋण x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग, और इससे हम दूरी निकालते हैं दो बिंदुओं की जो हमें प्रश्न में पहले से ही दे दी गई है 10। अब यहाँ पर हम सारे जो मान है वहाँ पुट कर देते हैं। जैसे ये है x1 का मान, ये है y1 का मान, फिर ये x2 का मान और ये y2 का मान। तो सारे मान हमने यहाँ रख दिए हैं। अब इसे हल कर लेंगे हम। इसे हल करने पर हमें मिल रहा है 10 में से 2 गया 8 का वर्ग, और यहाँ ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा तो धन हो जाएगा, इसलिए y धन 3 का वर्ग बराबर 10। अब चूंकि यहाँ एक सूत्र बन रहा है a धन b का पूर्ण वर्ग, तो ये होता है a धन b का पूर्ण वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। तो जहाँ जहाँ आपको a दिख रहा है वहाँ y रख देंगे और जहाँ जहाँ b दिख रहा है वहाँ पर 3 रख देंगे। तो जैसे यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग हो गया 64, फिर y का वर्ग हो गया y वर्ग धन 2ab, तो 2a यानी y और b यानी 3, तो 2 तिया 6y। तो इस तरह से ये आ गया 6y और धन b वर्ग यानी 3 का वर्ग यानी 9 बराबर 10। ये अपना चल ही रहा है। अब यहाँ ऐसे पहले रख देंगे y वर्ग धन 6y धन 64 और 9 कितना हो गया 73 बराबर 100, क्योंकि हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया है। तो वर्ग करने से जो करनी थी, ये वाली जो करनी है वो हट गई और इसका वर्ग किया तो ये हो गया 100। अब इसे हम आगे हल कर लेते हैं। इसके लिए हम 73 का पक्षांतर कर देंगे, या 100 का पक्षांतर हम इस तरफ कर सकते हैं। जैसे y वर्ग ये आ गया और धन 6y और 100 का पक्षांतर हमने यहाँ से यहाँ कर दिया तो ये ऋण में आ जाएगा। तो 73 ऋण 100 यानी 73 में से 100 गए तो ऋण के 27 बचे। तो इस तरह से ये ऋण 27 और यहाँ कुछ नहीं बचा है 100 की जगह, तो इसलिए 0। अब हमें इस समीकरण के गुणनखंड निकालने हैं, तो इसके लिए हमें 6y को ब्रेक करना है। तो 6y को हम कैसे ब्रेक करेंगे, पहले हम देखेंगे y वर्ग का गुणांक जो है 1 और अचर पद है ऋण 27। तो y वर्ग के गुणांक और अचर पद में गुणा होगा तो हो गया ऋण 27 और y का गुणांक कितना है धन का 6। तो हमें दो संख्याएं मिल गई जिनको गुणा करने पर ऋण 27 आए और जोड़ने पर धन का 6 आए। तो हमने इस तरह से दो संख्याएं प्राप्त कर ली, धन का 9 और ऋण का 3। इनका जो गुणा होगा वो ऋण 27 आ जाएगा और धन 3 ऋण धन 9 और ऋण 3 इनको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा धन का 6। तो ये दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो इस तरह से हमने इसे ब्रेक कर लिया, 6 को 9y और ऋण 3y में। अब यहाँ पर 4 पद हमें मिल गए हैं, 2a और 2a। तो शुरू के दो पदों से उभयनिष्ठ जो आ गया y,
तो y बाहर आ गया, तो यहाँ बचा सिंगल y और धन 9, और यहाँ से ओपनेस्ट आ गया 27, तो में से 3, आप 27 को ऐसा लिख सकते हैं 3 गुणित 9, तो दोनों पदों से यहाँ पर 3 बाहर आ गया, तो यहाँ बचा y, और ऋण चिन्ह भी दोनों से बाहर लिया है, देख पा रहे हैं आप, ऋण चिन्ह यहाँ से और यहाँ से बाहर ले लिया है, तो ये 3 और y का गुणा ऋण 3y हो जाएगा, और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो धन 9 गुणा करेंगे आप तो वापस ये स्टेप मिल जाएगी आपको। अब यहाँ इस पद में से बाहर आ जाएगा y धन 9, यहाँ दोनों से y धन 9 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा y ऋण 3 बराबर 0। दोनों कोष्टकों को आप बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे, तो y बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ y धन 9 बराबर भी 0 रखेंगे, तो यहाँ y ये 9 उस तरफ जाके आ जाएगा ऋण 9, तो y का मान या तो ऋण 9 होगा या 3 होगा। प्रश्न 12 का अथवा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 ऋण 3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, आपको एक वृत्त दिया गया है जिसमें AB जो है वो वृत्त का व्यास है, A बिंदु के निर्देशांक x1 y1 का मान हमें निकालना है, B बिंदु के निर्देशांक 1 4 हमें दिए गए हैं, और जो वृत्त का केंद्र है जो बीच में होता है उसके निर्देशांक 2 ऋण 3 दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो चित्र बच्चों मैंने आपको समझा ही दिया है। अब यहाँ पर जो पहला बिंदु जिसके निर्देशांक हमें निकालने हैं उनको मान लिया हमने x1 y1, और जो वृत्त का केंद्र है उसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं 2 ऋण 3, तो इनको मान लिया हमने xy के बराबर। और जो दूसरा बिंदु है जो वृत्त के व्यास में, ये वृत्त का व्यास है जो केंद्र पर जाता है, तो दूसरा बिंदु B जो है उसके निर्देशांक 1 4 हैं, उन्हें हमने मान लिया x2 y2। अब चूंकि आप देख पा रहे हैं जो वृत्त का व्यास है AB, उसको जो वृत्त का केंद्र है O उसको 1:1 में बांटता है, यानी ये हिस्सा भी वृत्त की त्रिज्या है और ये हिस्सा भी वृत्त की त्रिज्या है, और दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर, यानी जो वृत्त का व्यास है वो केंद्र के द्वारा बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिखा है वृत्त के व्यास AB को बिंदु O अनुपात M1 अनुपात M2 यानी कि 1:1 में समद्विभाजित करेगा। तो इसलिए जो वृत्त का जो निर्देशांक है x निर्देशांक, उसका मान क्या होगा, जो x1 और x2 है इनका योग बटे 2। ये 2 कैसे आया, क्योंकि 1:1 में बट रहा है इसलिए 1 धन 1 बराबर 2। और ऐसे ही जो y निर्देशांक है उसका मान भी कैसे आ जाएगा, y1 धन y2 बटे 2 से। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं दोनों सूत्रों में बारी बारी से। जैसे यहाँ x की जगह क्या जाएगा, यहाँ O का x निर्देशांक 2 बराबर x1 का मान हमारे पास नहीं है तो x1 धन x2 का मान कितना है हमारे पास, ये दूसरे बिंदु का x निर्देशांक 1 बटे 2। 2 का पक्षांतर कर देंगे तो 2 दूनी 4 बराबर x1 धन 1, या x1 बराबर 1 का पक्षांतर इस तरफ होगा तो 4 में से 1 घट जाएगा, x1 का मान आ गया 3। तो जो हमें बिंदु A है उसके निर्देशांक निकालने, उसमें पहला निर्देशांक आ गया है x1 का मान 3। ऐसे ही y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम इस दूसरे सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो y बराबर, यानी y मतलब जो केंद्र O है उसका y निर्देशांक ऋण 3, तो ऋण 3 बराबर y1 का मान हमारे पास नहीं है तो y1 धन y2, तो y2 का मान कितना है, यहाँ पर y2 का मान है 4, तो y1 धन 4 बटे 2। ये 2 कैसे आया, क्यों, क्योंकि यहाँ 1:1 में बट रहा है, यानी 1 धन 1 बराबर 2, ये पता चुका। फिर यहाँ अगली स्टेप में ऋण 3 और 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ 2 पक्षांतर होके तो ऋण 6 बराबर y धन 4। फिर यहाँ 4 का पक्षांतर कर लेंगे तो ये उस तरफ जाके ऋण में हो जाएगा, तो y1 बराबर हो जाएगा ऋण 6 पहले से उस तरफ है और ये 4 उस तरफ पहुँच जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा ऋण 10। तो ये y1 का मान भी ऋण 10 हो गया। इस तरह से जो पहला बिंदु था, जो तो वृत्त के व्यास का जो पहला बिंदु था A, उसके निर्देशांक हमें मिल गए हैं x1 का मान 3 और y1 का मान ऋण 10, यही हमें प्राप्त करना था। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न क्रमांक 13 है बच्चों, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर समकोण तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा। जो त्रिभुज ABC है उसका कोण B समकोण है, मतलब B यहाँ आ जाएगा और यहाँ हमें साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो ध्यान रखेंगे जिस भी कोण के लिए मान निकाला जाता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो हमें यहाँ ए मानना पड़ेगा क्योंकि इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। और यहाँ सी मान लेंगे तो ए बी का मान हो गया 4 सेंटीमीटर और बी सी का मान हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ए बी यहाँ पर हो जाएगा आधार और बी सी हो जाएगा लंब। साइन ए निकाल रहे हैं इसलिए ए के सामने की जो भुजा है वो लंब होनी चाहिए और ए के लिए मान निकाला जा रहा है तो उससे जो स्पर्श भुजा है वो आधार होनी चाहिए। तो देख लेते हैं इसे हम। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा हमने ए को यहाँ क्यों लिया है, यहाँ क्यों नहीं लिया है। हम यहाँ भी ले सकते थे लेकिन हमें साइन ए निकालना है इसलिए ए के सामने की भुजा लंब होगी। अब हमें यहाँ पर आधार भी पता है ए बी और लंब भी पता है बी सी। अब हमें कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण जो है वो समकोण के सामने वाला कोण होता है, यानी ए सी कर्ण है, ए बी आधार हो गया और बी सी लंब हो गया और कर्ण का मान ए सी का मान निकालना है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लेंगे। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी ये ए सी का वर्ग, तो ये कर्ण हो गया ए सी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग यानी ए बी का वर्ग धन लंब का वर्ग यानी बी सी का वर्ग और आधार का वर्ग यानी ए बी का वर्ग। तो मान रख दिए हमने दोनों। 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, दोनों जुड़ गए 16 और 9 25 और वर्गमूल ले लेंगे हम यहाँ पर। तो ए सी बराबर आ जाएगा कर्णी 25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ए सी का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन ए का मान। तो साइन ए होता है लंब बटे, तो लंब बटे कर्ण यानी लंब है यहाँ बी सी और कर्ण है ए सी। तो बी सी बटे ए सी यानी 3 बटे कर्ण का मान अभी निकाला है 5, तो 3 बटे 5 आ गया साइन ए का मान। फिर कॉस ए का मान निकालेंगे तो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है ए बी बटे कर्ण है ए सी जो अभी निकला है। तो आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, तो कॉस ए का मान आ गया 4/5। यही दो मान हमें निकालने थे तो ये उत्तर में भी लिख दिया है नीचे। साइन ए बराबर 3/5 और कॉस ए बराबर 4/5। अब देखते हैं इसी का अथवा। इसी का अथवा है मान ज्ञात कीजिए साइन 60 अंश कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो हमें केवल यहाँ पर सारे मानों को रखना है जो इनके मान सारणी में हम निकालते हैं। जैसे साइन 60 का मान होता है कर्णी 3/2, तो साइन 60 का मान कर्णी 3/2। फिर कॉस 30 का मान तो ये होता है कर्णी 3/2 धन साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान 1/2। अब हल कर लेंगे तो कर्णी 3 और कर्णी 3 का गुणा 3 आ जाएगा और 2 दूनी 4, ऐसे एक एकम 1 और 2 दूनी 4। दोनों संख्या समान है तो इनका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त भी वही 4 आ जाएगा और ऊपर के जो अंश हैं वो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। तो 3 और 1 4/4, तो 4/4 यानी कैंसिल होकर आ जाएगा 1, तो इसका उत्तर आ गया 1। बच्चों प्रश्न 14 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमें ये दर्शाना है कि जैसे ये वृत्त है और ये इसका व्यास है और इसके व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं ये आपस में जो है ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं इसका हल। तो ये चित्र हमने जैसा अभी बताया वैसा बना दिया है। ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र हो गया O और ये व्यास हो गया AB और व्यास के सिरों पर ये दो रेखाएं हैं PQ और RS और हमें बताना है कि PQ जो है वो RS के समांतर होगी, ये सिद्ध करना है। तो हमें क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं हम। दिया है वृत्त जो है C जिसके निर्देशांक X निर्देशांक 0 है और Y निर्देशांक R है, क्योंकि ये R दूरी पर स्थित है यानी इसकी त्रिज्या जो है R है वो उतनी दूरी पर ये केंद्र स्थित है। मैं वृत्त का केंद्र और व्यास AB है जिसके सिरों A और B से क्रमशः PQ और RS दो स्पर्श रेखाएं जाती हैं। तो हमें क्या सिद्ध करना है PQ और RS। तो ये व्यास के सिरों A से PQ जा रही है
और जो बिंदु बी है उससे आर एस जा रही है, और हमें बताना है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। तो उपपत्ति के लिए हम देखते हैं पहले कोण पी ए बी, यानी ये वाला कोण पी ए बी, इस कोण की बात हो रही है। ये 90 अंश है, क्यों? क्योंकि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो जो वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा के लंबवत होती है, इसलिए कोण 90 अंश है। ऐसी कोण ए बी एस, कोण ए बी एस यानी कोण ए बी एस, इस कोण की बात हो रही है। ये 90 इसलिए क्योंकि इस पर भी वही कंडीशन लागू होगी कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इनकी तुलना कर लेंगे, दोनों 90 अंश के हैं, तो इसलिए आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कोण पी ए बी बराबर हो जाएगा कोण ए बी एस से। तो दोनों कोण बराबर हो गए आपस में, कोण पी ए बी और कोण ए बी एस, और ये एकांतर कोण भी हैं, आप देख पा रहे होंगे ये कोण एकांतर है। ये कुछ इस प्रकार बन रहे हैं, ये इस तरह से बन रहे हैं, ये एकांतर कोण है। और जब ये आपस में बराबर है तो इसका मतलब है कि ये जो रेखाएं हैं जिनकी मदद से ये बन रहे हैं ये आपस में समांतर होंगी। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि पी क्यू जो है वो आर एस के समांतर है, यही हमें सिद्ध करना था। अब हम देखते हैं इसी का अथवा। अब इसी का अथवा है बच्चों, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा प्रश्न में कहा गया है, यहाँ एक वृत्त दिया गया है और बिंदु Q से एक वृत्त पर, तो ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ जैसे Q है, इस बिंदु Q से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितनी, 24 सेंटीमीटर। तो ये 24 सेंटीमीटर हो गई, तथा Q की केंद्र से दूरी, ये वृत्त का केंद्र हो गया, और इस केंद्र से बिंदु Q की दूरी जो हो गई प्रश्न में दी गई हमें 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें बताना है वृत्त की त्रिज्या, यानी हमें ये निकालना है, ये हिस्सा हमें निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। तो चित्र मैंने आपको अभी अभी बना के बताया कि जो बिंदु Q से स्पर्श रेखा ये 24 सेंटीमीटर है, और बिंदु Q से वृत्त के केंद्र की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, और हमें वृत्त की त्रिज्या यहाँ OP निकालनी है। तो देख लेते हैं इसे। तो हमने माना वृत्त का केंद्र क्या है, O है, ये वृत्त का केंद्र O दिख रहा है आपको, यहाँ O है वृत्त का केंद्र, और OP जो है वृत्त की त्रिज्या है, ये OP वृत्त की त्रिज्या है। आगे हम कहा है कोण OPQ बराबर 90 अंश, तो ये जो कोण OPQ है ये 90 अंश होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, तो इसलिए यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम देख लेते हैं कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी क्या है, QO या OQ का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी OP का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी PQ का वर्ग। तो OP वर्ग धन PQ वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। OP का मान हमारे पास नहीं है, इसलिए इसको ऐसा के तैसा रख दिया, और PQ का वर्ग यानी आधार का वर्ग 24 का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग 25 का वर्ग। इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो ये ऋण में आ गया, 25 का वर्ग ऋण 24 का वर्ग। तो एक सूत्र बन रहा है A का वर्ग ऋण B का वर्ग, तो ये होता है A ऋण B और दूसरे कोष्टक में A धन B। आप इन दोनों कोष्टकों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ A धन B A ऋण B यानी 25 धन 24 और 25 ऋण 24, तो 25 धन 24 क्या हो गया, 49 गुणित 25 ऋण 24 यानी 1। तो OP वर्ग बराबर 49, या OP बराबर वर्गमूल ले लेंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो OP का मान जो कि हमें निकालना था वृत्त की त्रिज्या, ये हमें मिल गया 7 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 15 बच्चों, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो यहाँ पर हमें जो घोड़े की रस्सी की सहायता से जो त्रिज्यखंड बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देख लेते हैं, पहले चित्र को समझ लेते हैं और फिर इसके बाद हम देखेंगे उसका सॉल्यूशन। तो चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, जो वर्गाकार क्षेत्र है, घास का मैदान है वो वर्गाकार है, और उसकी प्रत्येक भुजा क्या है, 15 मीटर है। तो सभी भुजाएं जो है 15 मीटर की हो जाएंगी, और एक कोने पर खूंटी से घोड़ा बंधा है और उस रस्सी की लंबाई क्या है, 5 मीटर है।
तो ये घोड़ा यहाँ बंधा है और रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर यानी इतने हिस्से में वो लगभग घास को चर सकेगा। तो ये देखिए, ये आपको एक त्रिज्यखंड बनता दिख रहा है यहाँ पर, ये त्रिज्यखंड है, पूरा ये वाला हिस्सा त्रिज्यखंड है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणित पाई/r वर्ग। तो हमें उसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो देख लेते हैं इसे। तो चित्र मैंने आपको समझा दिया अभी अभी। अब यहाँ प्रत्येक कोण 90 अंश का है, इसलिए जो केंद्रीय कोण है वो 90 अंश कहलाएगा, और जो त्रिज्या होगी त्रिज्यखंड में वो 5 सेंटीमीटर होगी, यहाँ 5 मीटर कर लेंगे, 5 मीटर होगी, क्योंकि जो रस्सी की लंबाई है वो 5 मीटर है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई/r वर्ग। तो पाई/r वर्ग जो है वो तो होता है पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा जो वृत्त जितना स्थान इस स्क्रीन पर घिर रहा है वो उसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन θ/360 का गुणा करने का मतलब ये है कि जितना कोण थीटा का रहेगा, मतलब उतने हिस्से का क्षेत्रफल हमें इस वृत्त में निकालना है, यानी उतने भाग का। जैसे 90 यहाँ पर कोण है तो 90/360 यानी कि 9 × 9 9 × 36, यानी हमें इस वृत्त के 1/4 हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। अगर 1/4 का गुणा नहीं करेंगे तो जो क्षेत्रफल आएगा वो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आएगा। तो आशा है आप समझ गए होंगे यहाँ इसका सेंस क्यों निकल रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने लिख दिया और सारे मान यहाँ रख दिए। तो थीटा का मान 90 अंश हो गया बटे 360, और पाई का मान 22/7, और जो रस्सी की लंबाई है वही इस त्रिज्यखंड में त्रिज्या है। तो r का वर्ग यानी 5 × 5। अब हमने जो जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर लिया, तो 9 × 9 9 × 36 4 बार कैंसिल हो गया, फिर 2 दूनी 4 और ये 22 11 बार कैंसिल हो गया। तो 11 गुणित ये 5 25 और बटे 2 सत्ते, ये नीचे 7 है और 2 है, तो 2 सत्ते 14। तो हल करने पर 25 और 11 का गुणा आ गया 275/14। जब आप 275 में 14 से भाग देंगे तो आएगा 19.643 वर्ग सेंटीमीटर। यही उस क्षेत्र का क्षेत्रफल है जो घोड़े के द्वारा चरा जाएगा। अब देखते हैं इसी का अथवा। प्रश्न है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है O, और ये केंद्र जो है इसमें त्रिज्या कितनी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या भी 21 हो गई, ये भी त्रिज्या 21 हो गई, और ये जहाँ है कोण है 60 अंश है, ये 60 अंश का कोण है, और ये चाप है AB। तो ये जो चाप AB है ये केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है, तो हमें चाप की लंबाई यानी AB ज्ञात करनी है। तो यहाँ हमें निकालना है इसकी परिधि का हिस्सा। तो हमें परिधि का हिस्सा निकालना है, क्योंकि जो 2πr होता है, 2πr होता है, उसकी सहायता से हम क्या निकालते हैं, इस वृत्त की परिधि, यानी कुल जो राउंड शेप है ये कुल कितना है, ये होता है इसका 2πr का मान। लेकिन θ/360 हम कर देंगे तो जितना कोण अंतरित हो रहा है उतना भाग इस चाप का हमें मिल जाएगा, और वही होगा अभीष्ट चाप AB की लंबाई। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चित्र मैंने आपको अभी अभी समझा दिया है। एक वृत्त है जिसमें चाप AB है और ये केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित कर रहा है, तो 60 अंश का कोण AB की सहायता से बन गया है, और वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों लंबाई 21 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें निकालना है चाप की लंबाई AB की लंबाई। तो r का मान 21 है, थीटा का मान 60 है, तो चाप की लंबाई यानी कि होता है 2πr का वो हिस्सा जो हमें निकालना है, तो θ/360। आप इसे आगे भी रख सकते हैं। तो 2 और पाई का मान आ जाएगा 22/7, r का मान 21 दिया है प्रश्न में, और थीटा का मान 60। ये सारे मान हमने यहाँ रख दिए और हल कर दिया, तो हमें मिल गया 22 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 16 है, हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, ज्ञात कीजिए। तो पासे में आपको पता है कुल 1 से लेकर 6 अंक होते हैं, तो हमें प्रायिकता निकालनी है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की और 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले हमें याद करना है 4 से बड़ी प्रायिकता, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करना मान लिया हमने कि जी ई घटना, इवेंट है, ई मतलब इवेंट यानी घटना। तब कुल परिणाम जो है वो है 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि पासे में कुल 6 अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो कुल संभव परिणाम हो गए हमारे 6,
और 4 से बड़ी संख्या आने का हमें प्रायिकता निकालनी है, तो जो केवल 2 स्थितियों में संभव है, और 4 जो है 5 और 6। तो जो अनुकूल परिणाम है वो है 2। तो प्रायिकता आ जाती है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 2 और बटे कुल जो परिणाम है 6, तो 2/6 यानी कि 1/3 आ जाएगा। और ऐसे हमें प्रायिकता निकालनी है 4 से छोटी संख्या आने की। तो इसको भी देख लेते हैं हम। तो 4 से छोटी संख्या आने के लिए हमें प्रायिकता निकालनी है। तो इसकी जो घटना है, इसके अनुकूल परिणाम है कुल 1, 2, 3, क्योंकि 4 से छोटी केवल 3 ही संख्याएं हैं, तो कुल परिणाम में जो अनुकूल परिणाम है वो है 3। और सभी संभव परिणाम जो हो सकते हैं वो है 6, क्योंकि 1 से 6 तक अंक पास में होते हैं। तो सभी संभव परिणाम जो हो सकते हैं वो 6, और जो घटना के अनुकूल परिणाम है वो है 3। तो प्रायिकता जो है जो हमें निकालनी 4 से छोटी संख्या आने की, वो आएगी P बराबर कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो 3/6, ये 3/6, तो यह जाएगा 1/2। तो ये हो गई हमारी दूसरी प्रायिकता। अब देखते हैं इसी का अथवा। तो प्रश्न 16वें में अथवा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता होगा। तो क्या होगा, एक इक्का होगा या दूसरा एक इक्का नहीं होगा। तो आपको पता है 52 पत्तों की गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। एक होता है लाल का इक्का यानी पान का इक्का, फिर दूसरा ईंट का इक्का, फिर चौथा काले पान का इक्का और एक चिड़ी का इक्का। तो कुल 4 इक्के होते हैं। तो हमें इक्का आने और इक्का नहीं आने की प्रायिकता निकालनी है। तो देख लेते हैं इसे। तो पहले देख लेते हैं इक्का आने की प्रायिकता। तो एक इक्का कब होता है, एक केवल 4 स्थितियों में। तो एक गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो माना जो इक्का आने की प्रायिकता है वो ई से दर्शाई जाती है, इवेंट। तो सभी जो संभव परिणाम है, कुल पत्ते कितने हैं, 52 है। और जो इवेंट है, जो घटना, जो अनुकूल घटना है, वो केवल 4 स्थितियों में हो सकती है। केवल 4 ही स्थितियाँ ऐसी बनेंगी जब इक्का आएगा। तो जो प्रायिकता है वो P आ जाएगी अनुकूल परिणाम 4 बटे कुल परिणाम 52। तो काट देंगे हम 4 से, तो 4 को 4 और यहाँ 52 कट जाएगा 13 बार, यानी 52 को आप जब 4 से भाग देते हैं तो 4 को 4 और घटाने पर 1 बचेगा और नीचे आ जाएगा 2। तो 4 तिया 12, तो बचेगा कुछ नहीं। तो इस तरह से 13 बार भाग जाता है, इसलिए 4 से भाग देने पर 13 बचा। तो प्रायिकता आ गई इक्का आने की 1/13। अब इक्का नहीं आने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो माना हमने कि इक्का नहीं आने की जो घटना है वो F से दर्शा रहे हैं। तो इक्का 4 स्थितियों में आ रहा है, 4 स्थितियों में आ रहा है, तो बची कितनी कंडीशन, 48, यानी 48 स्थितियों में इक्का नहीं आएगा, यानी इक्का को छोड़कर कुछ और आएगा 48 स्थितियों में। तो प्रायिकता आ जाएगी PF बराबर घटना के अनुकूल परिणाम हो गए 48 और कुल परिणाम हो गए 52। तो हमने काट दिया, तो 4 से काटा तो 4 को 4 और 4 दूनी 8, ऐसे ही 4 से 52 को काटा तो वो कटा 13 बार। तो इक्का नहीं आने की प्रायिकता हो गई 12/13। और जब भी आप किसी घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकताओं को जब जोड़ेंगे तो इनका योग सदैव 1 आएगा, यानी आप 1/13 और 12/13 को जोड़ेंगे तो योगफल आएगा 13/13, जो कैंसिल होकर बचेगा 1। ये ध्यान रखेंगे, ये कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न 17 है बच्चों, असंभव घटना किसे कहते हैं, असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है। तो इसका उत्तर है असंभव घटना, यानी वह घटना जिसका घटित होना असंभव है, असंभव घटना कहलाती है। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। यदि आपको उदाहरण दूं तो जैसे मैंने कहा कि एक पासे को फेंकने पर 7 अंक आने की प्रायिकता निकालिए। तो पासे में केवल 1 से 6 तक अंक होते हैं, तो 7 आने के लिए जो अनुकूल घटना है वो है 0, और कुल परिणाम जो हो गए वो हो गए 6, यानी 1 से 6 तक अंक आ सकते हैं। तो प्रायिकता आ जाएगी अनुकूल परिणाम 0 बटे कुल परिणाम 6। तो यह जाएगा 0/6 यानी कि 0। तो ऐसी घटना जो संभव ही नहीं है घटित होना, ऐसी आप कह सकते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर चित या पट दोनों के नहीं आने की प्रायिकता निकालिए। तो जब भी आप सिक्के को उछालेंगे तो या तो चित आएगा या पट। अब कहा गया कि चित और पट दोनों के ना आने की प्रायिकता, तब उस स्थिति में भी जो परिणाम आएगा वो 0 आएगा।
अब देखते हैं इसी का अथवा है यदि PE बराबर 0.95 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि किसी घटना के घटित होने और उसके घटित ना होने दोनों की प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। तो इसी फॉर्मूले का उपयोग करके हम इस E नहीं का मान निकालने वाले हैं। तो हमें दिया है PE का मान 0.95 और हमें ज्ञात करना है E नहीं यानी PE बार। तो हम जानते हैं किसी घटना घटित होने और घटित ना होने दोनों की प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। तो हम रख देंगे मान PE का जो हमें प्रश्न में दिया है 0.95 धन PE बार बराबर 1। इस 0.95 का पक्षांतर उस तरफ कर देंगे तो ये 1 में से घट जाएगा। तो PE बार यानी कि जो E घटना है उसके घटित ना होने के लिए जो मान आ जाएगा वो आएगा 0.05। तो अब देखते हैं इसी के बाद अगला प्रश्न। प्रश्न 18 है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9 और 25 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हम कहें महत्तम समावर्तक एवं LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर या कहें हम लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले बच्चों हमसे HCF निकालने को कहा गया है। तो HCF वो सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर सके। तो इसके लिए हम सभी संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हमने 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1। फिर 9 के गुणनखंड हो गए 3 गुणित 3 गुणित 1 और 25 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणित 5 गुणित 1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीनों के गुणनखंडों में यहाँ पर 1 के सिवाय कोई भी संख्या यहाँ पर ओभेनिस्ट यानी कि समान नहीं है। यानी कि एक सबसे बड़ी संख्या है जो 8 को 9 को और 25 को विभाजित कर सके। एक से बड़ी कोई और संख्या यहाँ नहीं मिलेगी हमें। इसके बाद हमें LCM निकालना है। तो LCM में हम क्या करते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उसमें जो जो ओभेनिस्ट आ रहा है वो सब हम ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ देखें, और LCM को यदि हम सरल भाषा में समझें तो LCM वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8 से 9 से और 25 से भाग चला जाए। तो यहाँ पर हम जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो सब ले लिया जाता है। जैसे यहाँ 2 3 बार है, 3 2 बार है और 5 2 बार है। तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब ले लिया जाएगा। तो ये 8 गुणित 9 गुणित 25 यानी सीधा सीधा यहाँ पर जो संख्याएं हैं उनका गुणा हो जा रहा है। तो हमें जो LCM मिला वो 1800 मिला। यानी 1800 वो सबसे छोटी संख्या हो गई जिसमें 8 से 9 से और 25 से तीनों से भाग चला जाता है। इससे छोटी और कोई संख्या हमें नहीं प्राप्त होगी। इससे बड़ी अनंत संख्याएं हो सकती हैं लेकिन इससे छोटी कोई संख्या और नहीं है। अब देखते हैं इसी का अथवा। इसी का अथवा है बच्चों, दर्शाइए कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना कि हमसे कहा गया कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। और ऐसी स्थिति में जब 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है तो A/B जो है वो एक पूर्णांक संख्या आनी चाहिए, ना कि एक अपरिमेय संख्या। तो सहभाज्य संख्या हमने A और B मान ली और इस प्रकार मानी कि 7 करनी 5 जो है वो यहाँ 9 नहीं आएगा, यहाँ A आएगा। तो A/B होगा, यानी परिमेय संख्या को हम A/B के रूप में दर्शा पा रहे हैं और इसका जो हल होगा वो एक पूर्णांक संख्या होगा। तो हम यहाँ 7 का पक्षांतर नीचे कर देते हैं तो करनी 5 बराबर आ जाएगा, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ A है तो A/7B। तो यहाँ 7 A और B पूर्णांक है, अतः जो इनका हल होगा A/7B भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। लेकिन हम पूर्व में सिद्ध कर चुके हैं या पहले हम जानते हैं पहले से कि करनी 5 या करनी 3 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ से ये स्पष्ट हो रहा है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है। हम जानते हैं करनी 5 क्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तो ये विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है और करनी 5 जब एक अपरिमेय संख्या है तो उसमें 7 का गुणा होगा तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या हो गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19 बच्चों, जांच कीजिए कि x वर्ग ऋण 2x बराबर कोष्टक में ऋण 2 कोष्टक 3 ऋण x एक द्विघात समीकरण है।
तो ये सिद्ध करने के लिए कि एक्स वर्ग ऋण 2x बराबर ऋण 2 फिर कोष्टक में 3 ऋण x एक द्विघात समीकरण है। पहले हम इसे सरल कर लेते हैं। तो एक्स वर्ग ऋण 2x ये पूरा वैसा का वैसा लिख लिया। फिर ऋण 2 का गुणा बारी बारी से कोष्टक में कर देंगे। तो ऋण 2 का गुणा यहाँ 3 में होगा तो ऋण 6, और फिर ऋण 2 का गुणा ऋण x में होगा तो ऋण और ऋण का गुणा धन 2x। फिर हम x वाले पदों को एक साइड ले जाएंगे। हम यहाँ एक्स वर्ग आ गया, यहाँ ऋण 2x पहले से है, और यहाँ 2x इस साइड आएगा बराबर के, तो ये ऋण का 2x हो जाएगा, और ऋण 6 इस साइड आएगा तो धन का 6 हो जाएगा। अब ये वाले दोनों पद इस तरफ जा चुके हैं, इसलिए यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा है। इसके बाद अगली स्टेप देख लेते हैं, इसे हल कर लेंगे। तो यहाँ ऋण 2x कितना हो जाएगा, ऋण 4x धन 6 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण के मानक रूप यानी कि ax वर्ग धन bx धन c से कर लेंगे। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर x वर्ग वाला गुणांक भी है, x वाला गुणांक भी है और अचर पद भी है। तो इस तरह से ये द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं इसी का अथवा है द्विघात समीकरण 6x वर्ग ऋण x ऋण 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल ज्ञात करने हैं हमें। तो बच्चों मूल चर के वे मान होते हैं जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी यहाँ पर x के वे मान हमें प्राप्त करने जिससे उत्तर हमें क्या मिले, 0 मिले। तो हम इसे पहले सरल कर लेते हैं। x वर्ग का गुणांक कितना है बच्चों, 6, और अचर पद कितना है, ऋण 2। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, और धन और ऋण का गुणा ऋण। तो गुणनफल हमें चाहिए ऋण 12, और योगफल कितना चाहिए, x का गुणा कितना है, ऋण 1, तो योगफल हमें चाहिए ऋण 1। तो हमें ऐसी दो संख्या मिल गई, ऋण 4 और 3। ऋण 4 और 3 का गुणनफल आ जाएगा ऋण 12, और इनको जोड़ने पर ऋण 4 धन 3 ये हमें मिलेगा ऋण 1। तो इस तरह से हम जो x है उसको हम ऋण 4 और 3 के रूप में ब्रेक कर लेते हैं। तो 6x वर्ग, आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, आप सीधा ये वाली स्टेप लिख सकते हैं। 6x वर्ग और ऋण x को हमने ब्रेक कर लिया, ऋण 4x धन 3x और ऋण 2 बराबर 0। अब हम शुरू के दो पदों में से जो उभयनिष्ठ है वो बाहर निकाल लेंगे। तो दोनों में 6 को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणित 3, और 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुणित 2। तो दोनों में 2 उभयनिष्ठ है तो 2 बाहर आ गया, और यहाँ पर x की 2 घात है और यहाँ 1 घात है, तो दोनों से 1 घात बाहर ले ली। तो बचा कितना बच्चों, यहाँ x की 1 घात बची और 3 बचा। 6 में से हमने 2 गुणित 3 लिखा था, तो 2 बाहर आ गया तो बचा 3 और 1 x बच गया, और ऋण 4 में से 1 2 बाहर आ गया है यहाँ, तो 1 2 बचा है, और एक सिंगल घात पहली बाहर आ चुकी है। और ऐसे ही हम दूसरे पद में भी देखेंगे। तो यहाँ 3x ऋण 2, यहाँ कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम केवल धन 1 लिख देंगे और बाकी का 3x ऋण 2 कोष्टक में। अब दोनों पदों में देख लीजिए आप, 3x ऋण 2 यानी ये पहला पद और दूसरा पद, दोनों में 3x ऋण 2 उभयनिष्ठ है, तो ये बाहर आ गया। तो बचा कितना, 2x धन 1। तो 2x धन 1 बराबर 0। अब हम इन दोनों कोष्टकों को बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। तो 2x धन 1 बराबर 0, यानी कि 2x धन 1 बराबर 0 आ गया। तो ये 1 उस तरफ जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, और फिर अगली स्टेप में x बराबर ऋण 1, ये x के गुणा में है तो 2 बटे में आ जाएगा, तो x का मान ऋण 1 बटे 2 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे कोष्टक में x का मान, ये ऋण 2 उस तरफ जाएगा तो धन का 2 हो जाएगा, और ये 3 इस तरफ नीचे आएगा तो 3, तो x का दूसरा मान आ गया 2 बटे 3। तो इस तरह से हमें 2 मूल मिल गए, ऋण 1 बटे 2 और 2 बटे 3। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न क्रमांक 20 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने मान लिया कि कोई मीनार मान लो ए बी है, ये ए बी मीनार हो गई, इसकी ऊंचाई h मान ली हमने, और क्या कहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 25 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि पर एक बिंदु है जिसको नाम दे दिया C, और ये मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 25 मीटर की दूरी पर है। तो इस बिंदु से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। तो इस बिंदु से उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है 60 अंश, ये 60 अंश बन रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, यानी हमें h का मान निकालना है। तो देख लेते हैं इसे कैसे हल करेंगे। चित्र आप समझ ही चुके हैं, तो चित्र मैंने आपको समझा दिया है।
माना मीनार ए बी बराबर एच मीटर है, भूमि से दूरी जो है बिंदु की वो 25 मीटर है, और उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है ये सी बिंदु पर। अब हमें देखना है कि हम इसे कैसे निकाल पाएंगे। तो हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, ये बी बिंदु समकोण है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या क्या मान पता है। एक तो हमें आधार का मान पता है और एक लंब का मान पता है। तो लंब और आधार किस में होता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे, या माइनस हटा देंगे, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान कितना है, 60 अंश है, तो टेन 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब है एच और आधार है 25, तो एच बटे 25। लेकिन टेन 60 का मान होता है कर्णी 3, तो कर्णी 3 बराबर एच बटे 25। हमें एच का मान निकालना है, तो इसलिए 25 और 3 का गुणा हो जाएगा, तो 25 कर्णी 3, 25 कर्णी 3 ये एच का मान हो गया जो हमें निकालना था। तो मीनार की ऊंचाई हो गई 25 कर्णी 3 मीटर। अब देखते हैं इसी का अथवा। अब बच्चों देखते हैं इसी का अथवा वाला। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रश्न में क्या कहा गया है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। अब शिखर, इसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, तो इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है ये, तो इसके उन्नयन कोण 45 और 60 अंश हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु है और इसे मिला देते हैं हम, इसके तल और शिखर, इनके जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश और 60 अंश है। तो हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। तो संचार मीनार की ऊंचाई हम मान लेते हैं एच, तो हमें ये मान निकालना है और इन्हें नाम दे दें, जैसे ए, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी। तो जो कुल ऊंचाई है वो क्या हो गई, एच प्लस 20। तो हमें एच का मान निकालना है, देख लेते हैं इसे। तो चित्र आपने समझ लिया है कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है और इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। तो ये बी से सी तक ये भवन की ऊंचाई है 20 मीटर और इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, और जो भूमि पर एक बिंदु है उस बिंदु से उस संचार मीनार के तल यानी ये और उसके शिखर यानी ये, इस पर क्रमशः 45 अंश और 60 अंश के कोण बन रहे हैं। तो नीचे बन रहा है तल के साथ 45 अंश का कोण और शिखर के साथ बन रहा है 60 अंश का कोण। तो हमें इस संचार मीनार की ऊंचाई यानी कि एच निकालना है। तो जो कुछ हमें प्रश्न में दिया है वो हम यहाँ लिख देंगे। हमने मान लिया कि ए बी क्या है, बराबर संचार मीनार, ये ए बी संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है, एच। तो जिसकी ऊंचाई क्या हो गई, एच, और भवन की ऊंचाई क्या हो गई, एच 20 मीटर, बी सी बराबर 20 जो प्रश्न में दी गई है। और पहला जो कोण बन रहा है कोण सी डी बी, जो संचार मीनार के तल से बन रहा है वो बन रहा है 45 अंश, और कोण सी डी ए, तो ये बन रहा है कितना, 60 अंश, जो संचार मीनार के शीर्ष से बन रहा है। और कोण ए सी डी यानी ये वाला कोण, कोण ए सी डी बराबर कोण बी सी डी, बी सी डी भी यही कोण है, बस अंतर ये है कि ये ए से लिए जा रहा है और नीचे वाला बी से, दोनों डी पर जा रहे हैं, तो ये कोण 90 अंश का है। अब इसमें देख लेते हैं हम समकोण त्रिभुज बी सी डी में टेन थीटा लेने पर। टेन थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ लंब और आधार दो चीजें लेकर चलना है। तो लंब हो गया बी सी और आधार हो गया सी डी। सी डी का मान नहीं पता इसलिए एक्स मान लिया। तो बी सी बटे सी डी, बी सी का मान है भवन की ऊंचाई 20 मीटर बटे सी डी यानी एक्स। तो टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 20 बटे एक्स, तो एक्स का मान क्या जाएगा 20 मीटर, ये आधार आ गया, यानी आधार हमें मिल गया 20 मीटर। अब हम फिर से समकोण त्रिभुज ए सी डी मिलेंगे। ए सी डी यानी अब ये बड़ा वाला त्रिभुज ए सी डी। अभी हमने क्या लिया था, छोटा त्रिभुज लिया था बी सी डी, ये वाला त्रिभुज लेके अभी हम चले थे जिससे हमें एक्स प्राप्त हुआ। अब हम बड़ा त्रिभुज ए सी डी लेकर चलेंगे। अब इसमें जो कुल ए सी है वो कितना हो जाएगा 20 धन एच, 20 ये और एच ये दोनों का योग। अब इसमें जो कोण बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है, ये बन रहा है संचार मीनार के शीर्ष से। तो टेन 60 बराबर लंब हो गया अपना 20 धन एच, और आधार हमने अभी अभी एक्स निकाल लिया 20,
तो tan 60 का मान करनी 3 बराबर 20 धन h बटे 20। तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो 20 करनी 3 बराबर 20 धन h, और h का पक्षांतर, h को छोड़कर हम बाकी सबका पक्षांतर कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा 20 करनी 3 ऋण 20। दोनों से 20 ओभेनिस्ट ले लिया तो यहाँ बचा करनी 3 ऋण 1 मीटर। तो संचार मीनार की जो ऊंचाई है वो 20 कोष्टक में करनी 3 ऋण 1 मीटर है। यही हमें ज्ञात करना था। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 है, रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हमें दो रैखिक समीकरण दिए हैं, 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2। तो इनको हल करना है, मतलब हमें x और y के मान निकालने हैं। तो देखते हैं इसे। तो इसे हम विलोपन विधि की सहायता से हल करेंगे। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक रैखिक समीकरण से हम किसी एक चर का मान निकालते हैं और उस चर के मान को हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो इस तरह से हमें दूसरे चर का ऑथेंटिक वैल्यू मान पता चल जाता है और फिर उसकी सहायता से पहले चर का मान हम निकाल लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ समीकरण 2 ले लेते हैं, दोनों में हमने समीकरण 2 में हम दोनों पदों में 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा x ऋण y बराबर 2। फिर ये जो 2 है वो गुणा में है, ये गुणा में है तो इस तरफ आके भाग में जाएगा। तो x ऋण y बराबर 2 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x ऋण y बराबर 1। अब हम x को यहीं छोड़ देंगे, y का पक्षांतर कर देंगे तो ये ऋण y उस तरफ पहुंच के धन y हो जाएगा। तो x बराबर 1 धन y। अब इसको दे दिया हमने समीकरण 3। अब हम इस समीकरण 3 के मान को, यानी जो x का मान हमें मिला है, इसे हम रख देते हैं समीकरण 1 में। तो यहाँ से आप देख पाएंगे x का मान हम रख रहे हैं, मतलब x यहाँ से विलोपित हो जाएगा, केवल हमें y वाले पद मिलेंगे देखने को। तो समीकरण 1 हमारा है 3x धन 4y बराबर 10। तो यहाँ x का मान हमने रख दिया 3, x की जगह क्या रख दिया कोष्टक में 1 धन y, धन 4y बराबर 10। अब यहाँ से x जो है वो विलोपित हो चुका है। अब हम हल कर लेते हैं। तो 3 को 3 और y का गुणा 3y धन 4y बराबर 10। तो क्या हो जाएगा 3y और 4y 7y बराबर 10। तो 7y और 3 का पक्षांतर उस तरफ कर देंगे तो 10 ऋण 3। तो 7y बराबर कितना जाएगा, 10 ऋण 3 आ जाएगा 7, और अगली स्टेप में 7 का पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर 7 बटे 7। हल करने पे कितना जाएगा 1। तो y का मान हमें मिल गया 1। अब इस y के मान को हम कहाँ रख देंगे, इस y के मान को जो हमें मिला है उसे हम यहाँ रख देते हैं समीकरण 3 में। तो y का मान कितना मिल गया 1, तो y की जगह 1 रख देंगे तो 1 धन 1 कितना हो जाएगा, y का मान रखने पर x का मान 2 मिल जाएगा। या y का मान 1 रख दिया गया तो 1 धन 1 बराबर 2, जो मिल गया हमें x का मान। इस तरह से x का मान हमें मिला 2 और y का मान मिल गया 1। ये हो गया हमारे समीकरण का हल। अब देखते हैं इसी का अथवा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर दोनों शर्तों का उपयोग करके इस समीकरण को बनाना है और फिर हल करना है। तो हमने मान लिया कि 2 अंकों की संख्या है जिसमें इकाईकांक y और दहाईकांक x है। तो इकाईकांक y है और दहाईकांक x है, तो संख्या बन गई 10x धन y। ये 10 इसलिए आ रहा है क्योंकि इकाई के अंक से दहाई का अंक क्या होता है 10 गुना। जैसे मैंने यहाँ लिखा 28, तो यहाँ 28 का जो मान होगा वो 8 होगा, लेकिन जो दहाई का अंक है उसका जो मान होगा, जो अंक स्थानीय मान होगा वो 20 होगा। तो अपने फेस वैल्यू, यानी कि जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या है 2, उससे 10 गुना होता है यानी 20 होता है। इसलिए दहाई के अंक में हमने 10 लिखा है, क्योंकि यहाँ पर x की जो वैल्यू वो उससे 10 गुनी होगी। फिर पहली शर्त क्या बोल रहे हैं वो कि दोनों अंकों का जो योग है वो 9 है, तो x धन y बराबर 9। फिर दूसरी शर्त में वो कह रहे हैं कि मूल संख्या का 9 गुना संख्या के जो अंक पलटने पर नई संख्या बन रही है उसके 2 गुने के बराबर है। तो मूल संख्या है 10x धन y, इसका जो 9 गुना है वो संख्या के अंकों को पलट रहे हैं। अब यहाँ 10x धन y की बजाय क्या आ गया 10y धन x, और अंक पलट गए हैं तो ये इसके 2 गुने के बराबर है, इसलिए 2 का गुणा किया। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। समीकरण को हल कर लेंगे तो 9 इधम 90x और फिर 9 और y का गुणा 9y, फिर 2 इधम 20y धन 2 और x का गुणा 2x। फिर x वाले पदों को और y वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं, तो 90x, फिर ये 20 उस तरफ गया तो ऋण 20y, फिर धन 9y अपनी जगह है इसलिए यहीं रहेगा, और 2x उस तरफ गया तो ऋण 2x बराबर 0। इस तरफ कुछ भी नहीं बचा इसलिए 0।
फिर हल कर लेंगे हम। तो 90x में से 2x गया तो 88x बचा, और यहाँ ऋण 20y धन 9y, तो 20 में से 9 गया 11, लेकिन बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए ऋण 11y बराबर 0। तो 88x और 11y को उस तरफ पहुँचा दिया तो बराबर 11y। हल कर लिया, इसको आप ऐसा हल कर लेंगे 88x बटे ये जो 11y का 11 है ये नीचे आ जाएगा तो 11 को 11, 11 8 88, इस तरह से ये 8x बराबर y आया है। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया है या करके कि y को इस तरफ लिख दिया है और 8x को इस तरफ, तो y बराबर 8x। अब y का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कौन सा? हमारा जो समीकरण 1 है ये वाला। इस समीकरण में हमने जो y का मान अभी अभी प्राप्त किया उसको यहाँ रख देंगे। तो समीकरण 1 था x धन y बराबर 9, तो y का मान रख दिया हमने 8x, तो x धन 8x बराबर 9, तो 8 और 1 हो गया 9x बराबर 9, और 9 का पक्षांतर कर देंगे तो 9 बटे 9 हो जाएगा, तो x का मान हमें मिल गया 1। अब इस x के मान को हम रख देते समीकरण 2 में। तो x का मान हमको जो 1 मिला है, x का मान हमको जो अभी अभी 1 मिला है उसको यहाँ रख देंगे। तो y बराबर 8x है तो 8 गुणित 1, तो y बराबर क्या आ गया 8 को 8, तो y का मान हमें मिल गया 8। इस तरह से इकाई का अंक हमने क्या माना था? y माना था, तो y का मान आया 8, और दहाई का अंक हमने माना था x, तो दहाई का अंक जो x का मान है वो 1, तो इस तरह संख्या बन गई 18। यही हमें ज्ञात करना था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 22, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दवा कैप्सूल बेलन के आकार का है, तो एक चित्र हम बना लेते हैं। ये बेलन के आकार का दवा कैप्सूल है और इसके सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा, तो ये अर्धगोला एक ये हो गया और एक ये कैप्सूल आपने देखा ही है। फिर पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, तो 14 mm यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कुल लंबाई है वो 14 mm है, और इसका व्यास 5 mm है। तो व्यास यानी कि आप या तो ऐसे या ऐसे ले लें या फिर ऐसे ले लें, ये क्या हो जाएगा 5 mm। तो 5 mm यहाँ से पूरा यहाँ तक हो जाएगा, और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की जो आधी हो जाएगी वो 2.5 mm हो जाएगी। और अगर ये भी हम ले रहे हैं व्यास, ये भी व्यास है इसका यहाँ से यहाँ तक का, तो जो मेन कैप्सूल है 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया तो 9 mm। ये मेन जो कैप्सूल है अर्धगोलों को छोड़कर वो 9 mm का है। तो हमें क्या निकालना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो पूरी सतह है उसका क्षेत्रफल कितना ये निकालना है। तो मुझे आशा है चित्र आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका हल। तो चित्र आप समझ ही गए हैं कि जो अर्धगोला जो कैप्सूल है वो बेलन के आकार का है और इसके दोनों तरफ अर्धगोले लगे हुए हैं, और जो कैप्सूल है इसकी कुल लंबाई 14 mm है और इसका व्यास जो है वो 2.5 mm है। तो हम इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जाएगा? एक तो ये बीच में आप देख रहे हैं बेलन, ये बीच में बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों तरफ क्या है अर्धगोले है, तो 2 अर्धगोले हैं, तो 2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 अर्धगोले हैं, तो 2 गुणित 1 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से ये कुल कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr वर्ग, लेकिन हमें निकालना है अर्धगोले का। तो इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 1 को 2, 2 दूनी 4, तो इसलिए 2 गुणित 1 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2πr वर्ग। तो अब यहाँ दोनों पदों में जो उभयनिष्ठ है उसको निकाल लेते हैं। जैसे दोनों में आपको 2πr दिख रहा है, 2πr उभयनिष्ठ है तो 2πr बाहर निकल गया, तो यहाँ से बचा केवल h, और यहाँ से एक ये 2 बचा है और यहाँ 2πr निकला है तो 1 r बचा है, तो ये 2 और r। अब यहाँ पर सारे मान हम रख देंगे जो भी हमें दिए गए प्रश्न में। जैसे 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 और r त्रिज्या, तो व्यास हमें दिया गया था 5 mm, तो इस तरह से त्रिज्या हो गई 2.5 mm, यानी 2.5 mm हमें त्रिज्या मिल गई। फिर ऊंचाई जो दी है वो बेलन की ऊंचाई जो हमने अभी अभी निकाली, कुल बेलन की ऊंचाई
जो लंबाई थी वो 14 mm थी, और जो अर्धगोलों का व्यास घटा दें तो 14 में से 9 गया, सॉरी 14 में से 5 गया, तो यहाँ 9 mm जो है बेलन की, जो केवल बेलन की ऊंचाई हो गई है। तो ये 9 आ गई, और 2 गुणित फिर से वही आर का मान 2.5। अब इसे हल कर लेते हैं। तो 2 गुणित 2.5 हो गया 5, 2.5 का दोगुना 5। फिर यहाँ हल कर लेंगे इसे, 9 और 5 14, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 7 दूनी 14, तो 2 गुणित 22 गुणित 2.5 गुणित 2, तो 2.5 और 2 हो गया 5, तो और 22 दूनी 44, तो 44 और 5 का गुणा करेंगे तो 220, और चूंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए mm के ऊपर 2 की घात यानी वर्ग मिलीमीटर। ये इस पूरे कैप्सूल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं इसी का अथवा। तो प्रश्न है बच्चों, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। तो देख लेते हैं इस चित्र को। तो बच्चों ये एक घनाभ के आकार का कलमदान है, आप देख पा रहे हैं, और इसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार शंकु के आकार के गड्ढे बने हैं। ये समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं आगे प्रश्न में अगली। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है, यानी लंबाई होगी घनाभ की 15, चौड़ाई हो गई 10 और ऊंचाई हो गई 3.5 सेंटीमीटर। तो ये लंबाई हो गई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गई 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो गड्ढे कुछ इस प्रकार शंकु के आकार के बने हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो गड्ढे की जो त्रिज्या है वो कितनी दी उनने, 0.5, तो ये यहाँ से यहाँ तक की 0.5 है, और गहराई यानी कि जो ऊंचाई है शंकु की, प्रत्येक गड्ढे की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो हमें पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है, मतलब जो शंकु के आकार के 4 गड्ढे बने उनका जो आयतन वो हम घटाएंगे किस में से, पूरे घनाभ के आयतन में से, तब जाके हम केवल उस लकड़ी का आयतन निकाल पाएंगे उन गड्ढों को छोड़कर। तो देख लेते हैं इसे। तो हमने पहले वही लिख दिया जो हमें प्रश्न में दिया गया था कि भाई घनाभ के आकार के जो डिब्बा है उसमें लंबाई हो गई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी हो गई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई सी हो गई 3.5 सेंटीमीटर, और इसमें जो 4 शंकु के आकार के गड्ढे बने उसमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 1.4 सेंटीमीटर, और हमें पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन निकालना है। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, लकड़ी का आयतन हम पूरे जो घनाभ है उसका आयतन निकालेंगे, और उसके आयतन में से इन 4 शंकु के आकार के गड्ढे इनका आयतन निकाल कर घटा देंगे, तो जो बचेगा वो केवल लकड़ी का आयतन होगा। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है कि कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर घनाभ का आयतन ऋण 4 गुणित 1 शंकु का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो 15 गुणित 10 गुणित 3.5 और 4 गुणित 1 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच। फिर यहाँ पर हमने सारे मान जो रखने थे हमने सारे मान रख दिए हैं, और जो कुछ कैंसिलेशन होना था उसको कैंसिल कर दिया है, और आखिरी में जाके जब घटेगा तो उत्तर हमें मिल जाएगा 523.54 घन सेंटीमीटर। ये घन सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि ये आयतन निकला है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। केवल आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, उसी को आपको सॉल्व करते हुए यहाँ पर नीचे से निकालना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न 23 है बच्चों। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ दैनिक व्यय जो रुपए में है की एक श्रृंखला दी गई है, उसके लिए वर्ग दिए गए 100 से 150, 150 से 200, 200 से 50 इस प्रकार, और परिवारों की संख्या दी गई है कि भाई दैनिक खर्च 100 से जो 150 है वो 4 परिवारों में होता है, 150 से 205 परिवारों में होता है। तो हमें क्या निकालना है, सभी परिवारों पर जो भोजन पर हुआ माध्य व्यय है वो हमें निकालना है।
तो हमने एक सारणी बना ली। पहले तो हमने जो वर्ग लिख लिए दैनिक व्यय रुपयों में जो दिए थे हमें 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। फिर मध्यमान x, तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 150 और 100 कितना हो गया, 250, 250 में 2 से भाग दिया तो 125। ऐसे ही आगे भी हमने इनको जोड़ते गए हैं और 2 का भाग देते गए तो हमें मध्यमान यानी बीच का मान मिल गया है। फिर यहाँ पर u का मान निकालेंगे। u का मान कैसे निकलेगा, x में से a को घटाएंगे, x यानी ये और a मतलब कल्पित माध्य। कल्पित माध्य यानी जो बीच का मान मन से लिया जाता है वो। तो x में से x मतलब इस 125 में से हमने 225 को घटाया और h मतलब इनका जो अंतर चल रहा है 50-50 का अंतर चल रहा है इनमें, तो वो h का मान हो गया। 50 से भाग देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर या स्वामी जी पहला मान निकाल के बताता हूँ आपको। u का मान x ऋण a, तो x से अपना जैसे 125 में से कल्पित माध्य क्या है 225, उसे घटाएंगे और h से भाग देंगे यानी 50 से भाग देंगे। तो ये कितना आ गया 0, फिर 2 में से 2 गया 0 और 1 में से 2 गया ऋण 1, तो ऋण 100 बटे 50, 50 को 50, 50 दूनी 100 ऋण 2। तो इस तरह से ये मान मिल गया। ऐसे ही ये मान भी निकाले गए हैं एक एक करके। f मतलब आवृत्ति यानी परिवारों की संख्या। तो जो परिवारों की संख्या में दी गई थी सारणी में नीचे, वो ये आ गई 4, 5, 12, ये वैसे की वैसी हमने उतार ली है। अब fu, तो f और जो u का मान आया इनका गुणा करेंगे। तो ऋण 2 और 4 का गुणा ऋण 8, फिर ऋण 1 और 5 का गुणा ऋण 5। ऐसे ही ये मान यहाँ निकाले गए हैं। फिर समिशन f यानी इन सब का योग, तो ये है 25 और समिशन fu यानी इन सब का योग, तो 4 और 2 6, 6 में से 8 और 5 13 गए, तो बचा ऋण 7। तो समिशन fu को मान आ गया ऋण 7। अब हम सूत्र का उपयोग कर लेंगे। तो जो माध्य व्यय है उसके लिए x बार बराबर a धन समिशन fu बटे समिशन u गुणित h। तो कल्पित माध्य हमने 225 माना था बीच का मान, फिर समिशन fu आया ऋण 7 और समिशन f जो 25 परिवार थे वो, और वर्ग की चौड़ाई है 50 h। तो हल कर लेंगे 25 को 25, 25 दूनी 50 और 2 और 7 का गुणा ऋण 14, तो 225 में से 14 गए, तो x बार का मान आ गया 211। तो यही अभीष्ट माध्य व्यय है 211 रुपये। अब देखते हैं इसी का अथवा वाला। इसी का अथवा और प्रश्न पत्र का सबसे आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ 225 बिजली के जो उपकरण हैं उनमें जीवन काल जो है, जैसे किसी का 0 से 20 घंटे, तो ऐसे उपकरण है 10। फिर किसी का जीवन काल है 20 से 40 घंटे, तो ऐसे उपकरण है 35। ऐसे हमें दिया गया है। तो इसके लिए हमें बहुलक निकालना है। तो देख लेते हैं इसे। तो पहले तो हमने जो सारणी में हमें मान दिए वैसा का वैसा इनको उतार लिया। ये जीवन काल हो गया 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। और बारंबारता जो उपकरणों की संख्या है कि भाई 0 से 20 घंटे 10 उपकरणों का जीवन काल है। तो ये हमें जो सारणी में दिया था हमने वैसा का वैसा उतार लिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अधिकतम बारंबारता क्या है, हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक मतलब जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार हो। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, इस वाले वर्ग की, 60 से 80 वाले की 61 है। तो ये बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग जिसमें बारंबारता सबसे ज़्यादा है। अब ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60 है और उच्च सीमा 80 है। तो L का मान क्या आ गया 60 और F0 यानी जो बहुलक वर्ग है उससे पिछली वाली बारंबारता, तो बहुलक वर्ग से पिछली बारंबारता है 52, F0 का मान आ गया। और F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता जो है 61, और F2 यानी बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता है 38, तो F2 का मान आ गया 38। और H क्या आ गया वर्ग की चौड़ाई, तो ये 20-20 का अंतर चल रहा है सभी में, तो इसलिए H का मान आ गया 20। अब जो बहुलक का सूत्र है उसमें हम ये सारे मान पुट कर देंगे। तो बहुलक का मान होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणित H। तो L का मान 60, L का मान क्या आ गया 60 जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। फिर F1 का मान बहुलक वर्ग की सीमा बारंबारता, F0 बहुलक वर्ग के पहले वाली बारंबारता, फिर वही 2 गुणित 61, फिर F0 यानी
बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता और F2 यानी बहुलक वर्ग के बाद वाली बारंबारता गुणित H यानी बहुलक वर्ग की चौड़ाई। फिर सारे मान रखने के बाद हमने इसे हल कर लिया तो हमें उत्तर मिला 65.625 घंटे। तो जो औसत जो बहुलक वर्ग है, जो सबसे ज़्यादा मान आ रहा है वो है 65.625 घंटे। यही उस सारणी का बहुलक है। तो बच्चों ये रहा 2024 के गणित के प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। तो ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय और मेहनत लगती है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। और जो पार्ट 1 है वो आपने अगर अब तक नहीं देखा है तो उसे भी जाके जरूर देखें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो जो पिछले प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न और अन्य प्रश्न जो आपसे रह गए हैं उन्हें आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें मैं लेकर आऊंगा गणित के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न।